नमस्कार, डीजे न्यूज के खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी। अरविंद तिवारी जी का बेहद लोकप्रिय कॉलम राजवाड़ा टू रेजेंसी, जिसे हम पेश करते हैं कहीं अनकहीं के रूप में डीजे न्यूज के दर्शकों के लिए, और ये कार्यक्रम बेस्ड होता है उन चुटकुली खबरों पर जो प्रदेश के सत्ता के गलियारों में काफ़ी चर्चित होती हैं, जो गॉसिप्स अखबारों में नहीं छपते लेकिन वे कॉरिडोर्स में बहुत ही चटखारे लेके सुने सुनाए जाते हैं। उन गॉसिप्स पर आधारित होता है हमारा एक खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं। आपका स्वागत है अरविंद तिवारी जी। कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं सरकार मेरे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बड़े विनम्र, सहज, सरल माने जाते थे, लेकिन इन दिनों उनके तेवर तीखे होते जा रहे हैं। कुछ खास वजह? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अपनी इस पारी में शिवराज सिंह चौहान बहुत बदले हुए हैं। पहले पिछले 15 सालों में माना जाता था कि मंत्रियों के प्रति, आला अफसरों के प्रति उनका रवैया हमेशा नरम रहता है, एक फ्रेंडली माहौल में वो काम करते आए। और मतलब जो दौर लोगों ने कमलनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल का देखा तो उसमें वास्तव में लोगों को एहसास होने लगा था कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत नरमाई से, जिसको मालवा की भाषा में कहा जाए ना, बहुत नरमाई से शासन चलाया। सबका सम्मान करते थे। अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के प्रति उनके मन में एक विशेष भाव रहता था, बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। अब तो मंत्री लोग लेकिन अब इस पारी में जो है शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल बदले। और ये उनका अंदाज, बिल्कुल जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का एटीट्यूड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को लेकर है, ठीक उसी तरह का व्यवहार जो है वो शिवराज सिंह चौहान का अपने मंत्रियों को लेकर है। और खासकर जनता से जुड़े मुद्दों पर यदि किसी विभाग में लापरवाही हो रही है तो मुख्यमंत्री उस विभाग के मंत्री को पहले तलब करते हैं। मतलब आखिर बिल्कुल मुख्यमंत्री का भी कहना सही है। मतलब ये अगर इस रणनीति पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो उनकी रणनीति बिल्कुल सही है कि जनता के प्रति पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है। तो इसलिए अगर किसी विभाग में जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई लापरवाही हो रही है तो शिवराज सिंह चौहान के पहले निशाने पर मंत्री रहते हैं। आला अफसरों को तो वो अनेक बार हिदायत दे चुके हैं और 2-3 बार जो प्रशासनिक बदलाव हुए उसमें उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही करने वाले अफसर मुझे बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन मंत्रियों को लेकर जो शिवराज सिंह चौहान का रुख है, जिस तरीके से जो उनका अंदाज है और जिस अंदाज में इन दिनों वो मंत्रियों से पेश आ रहे हैं, और मंत्री जिस तरह से सहमे हुए, मतलब मुख्यमंत्री का ये वल्लभ भवन के गलियारों में ये बड़ा चर्चित जुमला हो गया है। और मीडिया के बीच में भी ये बात बड़ी चर्चा में है कि मुख्यमंत्री का फोन चला जाए तो मंत्रियों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और शायद इसका एक वजह ये भी रह सकती है अरविंद जी कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी निष्ठा पार्टी या मुख्यमंत्री से ज्यादा किसी और नेता के प्रति है, सिंधिया जी के प्रति है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये लगा होगा कि सारे मंत्रियों की लगाम कस के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो पार्टी की रीति नीति को नहीं जानते हैं, पार्टी की विचारधारा को नहीं जानते। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ समस्या है कि वो 5 मंत्रियों से अलग व्यवहार करें और 15 मंत्रियों से अलग व्यवहार करें, संभव नहीं है। और इसका फायदा मुझे लगता है प्रदेश को ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री जो मंत्रियों की लगाम कसकर चल रहे हैं, इसका फायदा अंततः मध्य प्रदेश की जनता को ही मिल रहा है। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका नजरिया इस रूप में भी हो सकता है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी निष्ठा भाजपा और शिवराज सिंह चौहान के बजाय व्यक्ति विशेष के प्रति। पर मुख्यमंत्री चूंकि सारे मंत्रियों के लीडर होते हैं तो हर मंत्री के साथ उनका नजरिया एक सा होना चाहिए, और मुझे लगता है उसी का अनुसरण शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कांग्रेस की नेता विजयलक्ष्मी साधो की, तो बड़ी किस्मत की धनी है डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो, और उनको लगातार तरक्की मिल रही है। राजनीति में बहुत तेजी के साथ वो ऊंचाइयां छू रही हैं। सांसद रह चुकी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं, सोनिया गांधी जी की बड़ी नज़दीकी हैं। और अब उन दिनों इनका नाम एक विशेष कारण से चर्चा में है कि शायद उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाए। बिल्कुल, मैंने कहा कि जिसका भाग्य मजबूत हो उसके साथ नहीं लड़ा जा सकता है, किसी के भी भाग्य के साथ नहीं लड़ा जा सकता। और विजयलक्ष्मी साधो की कहानी भी कुछ ऐसी है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1985 में जब विधानसभा चुनाव थे, सीताराम साधो उनके पिता 80 में महेश्वर से विधायक बने थे, चर्म विकास निगम के अध्यक्ष। 1985 में जब चुनाव हुए, अर्जुन सिंह उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और विजयलक्ष्मी साधो मुझे लगता है कि MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी उस समय। तब उन्होंने विजयलक्ष्मी साधो को महेश्वर से टिकट दिया था
और महेश्वर से जब वो जीत गई थी, उसके बाद जब अर्जुन सिंह तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज़्यादा उस दौर में रहे नहीं, लेकिन बाद में मोतीलाल वोरा की कैबिनेट में वो संसदीय सचिव के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। उसके बाद में जो है दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मंत्री बनी। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई मध्य प्रदेश में और वो महेश्वर से विधायक थी, उस दौर में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा में रहते हुए उत्तर पूर्व के राज्यों की वो कांग्रेस की, जैसा आपने बताया, राष्ट्रीय सचिव हो गई, उत्तर पूर्व के राज्यों की प्रभारी हो गई। फिर मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो वो वरिष्ठ मंत्री थी, मतलब उस जो मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें वरीयता क्रम में पहली शपथ ही विजय लक्ष्मी, सबसे वरिष्ठ विजय लक्ष्मी साधु ही थी, तो उन्होंने उसमें पहले नंबर पे शपथ ली थी। और अब जबकि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष को लेकर बड़ी गहमागहमी है और माना जा रहा है कि विधानसभा का जो अगला सत्र शुरू होने वाला है उसमें नेता प्रतिपक्ष का मामला सुलझ जाएगा। 3-4 नाम अभी तक चल रहे थे, डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, ये सब नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में थे, लेकिन अब नाम एकदम सामने आया विजय लक्ष्मी साधु का। और उसके पीछे की भी जो कहानी सामने आ रही है वो बड़ी रोचक है। डबरा बड़ी प्रतिष्ठा की सीट थी कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के लिए भी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों वहां इमरती देवी फिर जीत जाए, इसको लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न उन्होंने बना रखा था। कांग्रेस ने वहां पर विजय लक्ष्मी साधु को प्रभारी बनाया था और अंततः वहां से इमरती देवी चुनाव नहीं जीत पाई। तो मुझे लगता है कि इस दौर में जब बहुत चुनिंदा सीटें कांग्रेस जीत पाई है और डबरा में कांग्रेस की जीत को एक अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, तो इन सब समीकरणों के चलते मुझे लगता है कि, और एक महिला होने के नाते, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता होने के नाते, अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करने के नाते, मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता पद की दौड़ में विजय लक्ष्मी साधु जो पुराने 3 नाम चल रहे थे उनके समकक्ष तो आकर खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और भाग्य ने साथ दे दिया तो नेता प्रतिपक्ष भी बन जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बन जाएगी, बिल्कुल ठीक कहा। और अगर वे नेता प्रतिपक्ष बनती हैं तो वे ऐसी पहली एससी वर्ग की महिला होंगी जो नेता प्रतिपक्ष बनेगी, क्योंकि आदिवासी वर्ग की जमुना देवी तो एक बार नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग की वे पहली महिला होंगी जो नेता प्रतिपक्ष बनेंगी। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर हम बात करें तो चुनाव तो इस वक्त युवा कांग्रेस के हो रहे हैं, गहमा गहमी छोटी कांग्रेस को लेकर है, लेकिन सारे बड़ी कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त छोटी कांग्रेस में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और सबका एक ही मकसद है कि जैसे भी हो जीतू पटवारी को घेरा जाए और जीतू पटवारी के पर कतरे जाए। बिल्कुल प्रतीक जी, आपने सही कहा कि इस समय छोटी कांग्रेस के चुनाव बड़े नेता लड़ रहे हैं और जिस तरह से जो उम्मीदवारों की सूची हमारे सामने आई और उसमें बड़े नेताओं के जो नुमाइंदे हैं वो मतलब उम्मीदवार के रूप में मैदान में, हालांकि एक मैंने आपसे कहा था कि युवक कांग्रेस के चुनाव में एक बड़ी विचित्र परिपाटी है कि इसमें एक बार नामांकन दाखिल करने के बाद कोई व्यक्ति अपना नामांकन वापस नहीं ले सकता। इस बार ऐसी पहल हुई थी कि ये प्रक्रिया उसमें शामिल कर ली जाए, लेकिन अंततः अभी तक की जो स्थिति उसमें हो नहीं पाई। इसी कारण उम्मीदवारों की सूची में विपिन वानखेड़े का भी नाम है, उम्मीदवारों की सूची में सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का भी नाम है, लेकिन मुख्य मुकाबला जिन लोगों में हो रहा है उन्हें जो लोग मैदान में लाए हैं उन सब के टारगेट पे जीतू पटवारी है। जीतू पटवारी के उम्मीदवार इस चुनाव में मुरैना के संजय यादव हैं और उन्हें, चूंकि वो जीतू पटवारी के उम्मीदवार हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस के सारे क्षत्रप एक हो गए और इन क्षत्रपों की भी जो लीडरशिप है, इन क्षत्रपों को भी जो लीड कर रहे हैं, उन्हें एकजुट कर रहे हैं, एक फोरम पे ले आए इस उम्मीदवारों के बहाने, विक्रांत भूरिया के बहाने कांग्रेस के क्षत्रपों को एकजुट करने का जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं पिंटू जोशी। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि युवक कांग्रेस के पिछले चुनाव में पिंटू जोशी को ऐन वक्त पर पिछड़ना पड़ा था। उसका कारण यह था कि वोटों का समीकरण जो महाकौशल का था, जो कमलनाथ के कंट्रोल में था, वो अंततः उन्होंने उसका समर्थन जो है कुणाल चौधरी को मिल गया था। इसके कारण पिंटू जोशी चुनाव हार गए थे। तो मुझे लगता है कि पिंटू जोशी के मन में तब से उस हार की टीस है और इस चुनाव में जितने नेता लड़ रहे हैं उनको सबको जीतू पटवारी के खिलाफ एक फोरम पे लाने और विक्रांत भूरिया के चुनाव को सारे नेताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने का काम पिंटू जोशी ने बहुत अच्छे से कर दिया। उनको मध्य प्रदेश के कई युवा नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। मतलब अपन बड़े नेताओं की बात ना करें, भी बात के साथ साथ युवा नेतृत्व की बात करें तो चाहे वो मंदसौर के सोमिल नाटा हो, इंदौर के अमन बजाज हो
या सेंधवा के जहांगीर खान हो, जितने नेता हैं ये सब यूथ कांग्रेस के जो अच्छे खासे वोटों के पिकेट्स को कमांड करते हैं, वो सब इस बार यूथ कांग्रेस की राजनीति में एकजुट होकर इन सब का मकसद है कि हम किसी भी तरह जीतू पटवारी के उम्मीदवार को आगे बढ़ने से रोकें। और जीतू पटवारी के लिए मुसीबत इसलिए भी है क्योंकि उनके जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं और उनके जो संरक्षक माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, वो भी इस बार विक्रांत भूरिया के साथ जयवर्धन सिंह पूरी मदद कर रहे हैं, उनके बेटे जयवर्धन सिंह मदद कर रहे हैं, मतलब दिग्विजय सिंह मदद कर रहे हैं। इस वजह से जीतू पटवारी खुद को अकेला पा रहे हैं और यही कारण है कि संजय यादव थोड़ी सी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस चुनाव का एक राजनीतिक पेच ये भी है कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के लगभग 30,000 वोट हैं, जो अभी भी जिसकी चाबी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के पास है, और वो किसके साथ जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। इसीलिए प्रतीक जी, सिंधिया समर्थक 2-3 नेताओं की, भले ही वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, पवन जायसवाल है, हर्षित गुरु, इनकी अभी भी पूछ परख है, क्योंकि जो 30,000 वोट है वो इस चुनाव में बड़ा मायने रखते हैं। इसलिए वो सिंधिया समर्थक भले ही कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस के चुनाव में उनकी पूछ परख बनी हुई है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह हमेशा से ही अपने स्वच्छंद विचारों के लिए चर्चा में रहते आए हैं। पार्टीबाज है, पार्टी के शौकीन है, तमाम एक चूंकि राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए राजशाही शौक रखते हैं, मकड़ी राज परिवार के हैं, ट्राइबल खेमे से आते हैं, ट्राइबल बेल्ट से आते हैं, इसलिए वैसे ही राज परिवारों जैसे शौक हैं। और उनकी एक डिनर पार्टी इस समय बड़ी चर्चा में, उन्होंने भारत की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री विद्या बालन को डिनर पर बुलाया। उसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे अरविंद तिवारी। देखिए प्रतीक जी, विजय शाह और विवादों का बहुत पुराना वास्ता है, मतलब यूं कहा जाए तो विवाद विजय शाह का पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, आपको ध्यान होगा, खंडवा में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी, और तत्कालीन एसपी थे आरसी पटेल, जब मामला बहुत गर्माया और भारतीय जनता पार्टी ने सदन में हंगामा कर दिया, और चूंकि एक विधायक की पिटाई से जुड़ा मामला था, और दिग्विजय सिंह, चाहे विजय शाह विरोधी दल के विधायक थे, विधायकों का चूंकि बहुत सम्मान करते थे, ट्राइबल विधायक थे, तो उन्होंने उस आरसी पटेल को निलंबित कर दिया गया था तब, और एक विधानसभा की कमेटी जांच की बनी थी। आपको आश्चर्य होगा कि विजय शाह, जब उस जांच कमेटी ने विजय शाह को तलब किया, तो विजय शाह ने उस जांच कमेटी के सामने आरसी पटेल के पक्ष में बयान दिए, और विजय शाह के बयान के आधार पर आरसी पटेल बहाल हो गए। तो पार्टी ने बड़ा उसको गंभीरता से लिया था। उसके बाद आपको ध्यान होगा, इंदौर में एक बड़े शराब कारोबारी की बेटी ने आत्महत्या का प्रयास किया था, उस मामले में भी विजय शाह चर्चा में आए थे। एक बार आपको ध्यान होगा तो श्रीमती साधना सिंह को लेकर एक टिप्पणी विजय शाह ने कर दी थी, और मुझे लगता है कि वही उनके बाद में मंत्रिमंडल से हटने का कारण भी बनी थी। एक लंबे समय तक विजय शाह को मंत्रिमंडल से बाहर रहना पड़ा था। अब विजय शाह ने फिर जिस तरह का व्यवहार विद्या बालन के साथ किया है, उन्होंने मिलने गए, उसके बाद उन्हें डिनर का ऑफर किया, और जब विद्या बालन ने असमर्थता जताई तो अगले दिन वन विभाग के अमले ने जो है विद्या बालन का जो शूटिंग क्रू था उसकी गाड़ियों को फॉरेस्ट के कैंपस में जाने से रोक दिया। तो एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार फिल्म को प्रमोट करने में लगी हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रोड्यूसर से कह रही कि आप मध्य प्रदेश आइए, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करने का बड़ा माध्यम बन चुका है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री इस तरह का आचरण करे और जो अखबारों की सुर्खियां बने, तो बड़ा सरकार के लिए मतलब बड़ा सोच विचार का मुद्दा बन जाता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर विजय शाह को अपनी पार्टी, अपने मुख्यमंत्री के सामने भी जवाब देना पड़ा है, और इसी के बाद वो बैकफुट पे है। और सरकार की इसमें करनी भी हुई, जिस तरह से वन विभाग का उपयोग या दुरुपयोग किया गया, उससे नहीं कहीं ना कहीं सरकार और एक कैबिनेट मंत्री का, प्रतीक जी, इस तरह का आचरण तो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। तो हमेशा आपने सही बोला कि अपने स्वच्छंद विचार के कारण हमेशा विजय शाह विवादों में बने ही रहते हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता जो आपसे कोई 7-8 महीने पहले हवा में उड़ते थे, जिनके मिजाज और नखरे मिलते नहीं थे, जिनके नखरे नहीं उठाए जाते थे, जो जनता से सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता अब हवा से सीधे जमीन पर लैंड कर गए हैं और जनता के साथ भैया दादा राम राम हजूर करने लग गए हैं। ये वक्त क्या बदला है, उनका तेवर और रवैया भी बदल गया है। बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं के मिजाज इन दिनों बदले हैं।
दरअसल उपचुनाव के पहले तक प्रतीक जी कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है और हम फिर अपनी पुरानी हैसियत पा जाएंगे, मतलब कोई मंत्री बन जाएगा, कोई महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाएगा, कोई मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका में आ जाएगा। अलग अलग भूमिकाओं में आने के सपने कांग्रेस के नेता देखने लगे थे। लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के नेताओं को हकीकत से वाकिफ करवा दिया और वो सारे नेता जो दिल्ली भोपाल के चक्कर लगा रहे थे वो अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने लगे हैं, जनता से रूबरू होने लगे हैं, उनकी समस्याओं पे ध्यान देने लगे और विपक्ष के विधायक के नाते अधिकारियों से मांग करने लगे कि हमारे क्षेत्र की, मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस के कई नेता जिन्होंने 15 महीने मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र को तवज्जो नहीं दी, अब वो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चिंतित हो गए, अब वो लोगों की समस्याओं को लेकर चिंतित हो गए, अब उनका सारा ध्यान लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने में है। तमाम नेताओं में वो पूर्व मंत्री भी वो सारे पूर्व मंत्री जो जिनकी इशारों जिनकी तूती बोलती थी और जिनके इशारे के बिना पत्ता नहीं खड़कता था उनके क्षेत्र में, वो सारे लोग अब सक्रिय हो गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है 3 साल है विधानसभा चुनाव में, लेकिन 3 साल में आप मानिए कि 2 साल ही, 1 साल तो पूरा चुनावी तैयारियों में निकल जाता। तो ये 2 साल में कैसे, फिर जो हकीकत से वाकिफ हो गए इन उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के नेताओं को हकीकत से वाकिफ करवा दिया। तो ये सारे नेता अब अपने क्षेत्र पर ध्यान देने लगे, लोगों से संवाद करने लगे और विपक्ष के विधायक की हैसियत से सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का भी निदान किया जाए। और इन्होंने अब अपने क्षेत्र में आवाजाही बढ़ा दी है ताकि मामले को संभाला जा सके। और अगर हम बात करें तो अब इस समय इंदौर में केवल उषा ठाकुर ही मंत्री हैं, तुलसीराम सिलावट वेटिंग मिनिस्टर हैं, इंतजार कर रहे हैं, मिनिस्टर इन वेटिंग। और संभावना रमेश मेंदोला में भी टटोली जा रही है, संभावना रमेश मेंदोला की है कि वे मंत्री बन जाए। तो इस वक्त जो है विधायकों की तो नहीं चल रही, लेकिन इस सब का फायदा मिल रहा है सांसद शंकर ललवानी की, कि हर कोई, चाहे प्रशासन हो, भाजपा हो, जनता हो, सब उनकी जय जय कर रहा है और जय जय शिव शंकर के नारे सब तरफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और उषा ठाकुर कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन चूंकि महू का प्रतिनिधित्व करती हैं और महू धार संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, तो शहर की राजनीति में उषा ठाकुर का हस्तक्षेप बड़ा कम है। आपने भी देखा होगा कि महू से विधायक बनने के बाद वो शहर की राजनीति में उनका हस्तक्षेप बहुत कम हो गया इन दिनों। और तुलसीराम सिलावट मंत्री बनने के इंतजार में है, रमेश मेंदोला भी आशान्वित है कि उन्हें मौका इस बार कहीं ना कहीं मंत्री बनने का मिल जाएगा। लेकिन इस सब से सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है सांसद शंकर ललवानी को। आपने देखा होगा कि सरकारी बैठकों की सदारत इन दिनों जो होती है उसमें जनप्रतिनिधि के रूप में सबसे बड़ा व्यक्ति जो मौजूद रहता है वो सांसद ही रह रहा है। तो सांसद सरकारी बैठकों की सदारत कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हो रही है उसकी सदारत वो कर रहे हैं। दूसरा है कि कोरोना के दौर में जिस तरह से वो मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के बीच में समन्वयक की भूमिका में आ गए थे, वही भूमिका उनकी पुनः शुरू हो गई है, क्योंकि सरकार को भी आखिर ब्यूरोक्रेसी तक अपनी बात किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचाना बहुत फायदेमंद रहता है। और लालवानी को इसका सीधा फायदा प्रतीक जी ये मिल रहा है कि उनको सरकार के कामों का जनता से एक तो फीडबैक मिल रहा है, दूसरा खुद का उनका सांसद का कार्यकाल जो करीब 1.5 साल का हो चुका है उसको लेकर जनता का क्या फीडबैक है, वो सीधा एकदम संवाद होता है। तो बहुत सारी चीजें चूंकि वो शिवराज की विश्वसनीय है, तो अच्छा स्थानीय स्तर पर सरकार को लेके जो फीडबैक मिलता है उसे वो मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाते हैं, स्थानीय अधिकारी तक भी पहुंचाते हैं कि ये कमियां हैं, इन्हें दूर करना आवश्यक है। और जो सरकार के अच्छे काम हैं उन्हें भी उनसे जो फीडबैक प्राप्त होता है उससे मुख्यमंत्री तक जाता है, ताकि सरकार को लगता है कि ऐसी कौन सी योजना है सरकार की जो जनता, जिसकी सराहना जनता कर रही है, ताकि उसी तरह की और योजनाएं सरकार अपने एजेंडे में लाकर उनको आगे बढ़ाए। तो कुल मिलाकर इन दिनों शंकर ललवानी की बल्ले बल्ले है। अफसर भी खूब पूछ परख कर रहे हैं, नेता भी उनके इर्द गिर्द रहते हैं। और चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव होना है और पार्टी के नेताओं को लगता है कि सांसद शंकर ललवानी का दामन थामने से उनका फायदा हो सकता है, इसलिए एक बड़ा वर्ग उनके साथ इन दोनों हमेशा देखा जा सकता है। और तुलसी सिलावट ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति अपनाई है और इस रणनीति का हिस्सा बने हैं रमेश मेंदोला और मधु वर्मा। दोनों को अपने साथ रखकर, दोनों को साध कर तुलसीराम सिलावट मंत्री बनना तो चाह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में अपनी पेठ भी बढ़ाना चाह रहे हैं। आजकल रमेश मेंदोला के बाद अगर उनके सबसे ज्यादा कोई खास बने हुए हैं तो मधु वर्मा बने हुए हैं। मधु वर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कहा तो जाता है कि वे कैलाश विजयवर्गीय से भी वरिष्ठ हैं और इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पिछला चुनाव वो जीतू पटवारी के सामने हार गए थे। अब वो रमेश मेंदोला, मधु वर्मा और तुलसी सिलावट की एक नई तिकड़ी भारतीय जनता पार्टी में जन्म ले रही है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के दौर से
रमेश बिंदुला तो चूंकि चुनाव प्रभारी थे इसलिए उनकी भूमिका बड़ी अहम थी, लेकिन आपको जैसा ध्यान है कि मधु वर्मा बड़े हार्डकोर वर्कर बीजेपी के माने जाते हैं और पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी सौंपती है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से करती है। इस पूरे उपचुनाव के दौर में, मतलब उपचुनाव का दौर तो महीने डेढ़ महीने का था, लेकिन उसके पहले से जो फील्डिंग तुलसीराम सिलावट ने सांवेर क्षेत्र में शुरू की थी, तो उनके साथ पूरे समय मधु वर्मा रहे। अच्छा, मधु वर्मा चूंकि कई चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक का तो हालांकि उन्होंने पिछला चुनाव पहले ही चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके पहले कई चुनाव लड़ चुके हैं। सुमित्रा महाजन के लड़वा चुके हैं, सुमित्रा महाजन के चुनाव संचालक थे। जब सुमित्रा महाजन इंदौर में अपने संसदीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रही थी, तब मधु वर्मा उनके संचालक थे। तो बड़ा लंबा अनुभव है, तो इस अनुभव का लाभ पूरा तुलसी सिलावट ने उठाया। और चूंकि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है मधु वर्मा, पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसका उन्होंने बड़ी ईमानदारी से निर्वहन किया। और यही कारण है कि तुलसी सिलावट की जुबान पर इन दिनों रमेश बिंदुला के अलावा कोई पहला नाम अगर आता है तो वो मधु वर्मा का नाम आता है। मधु वर्मा सांवेर विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों से बहुत अच्छे से वाकिफ है। जिस विधानसभा क्षेत्र राहु से वो चुनाव लड़े थे, वहां पे जो खाती वोटों का समीकरण है, वही समीकरण कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण था सांवेर क्षेत्र में भी। तो मधु वर्मा उसमें भी मददगार तुलसी सिलावट के लिए बने। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में तुलसी सिलावट, रमेश बिंदुला और मधु वर्मा का एक त्रिकोण बना है और इस पर सबकी नजरें हैं। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, अधिकारियों की, अफसरों की, नौकरशाही की। नौकरशाही में जो दो बड़ी नौकरशाही होती है, चाहे वो आईएएस और आईपीएस, इनमें वैसे भी कमी बनती है और कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता भी रहती है। देखा ही जा रहा है कि जो आईएएस वर्ग के अधिकारी हैं उनको तो समय से प्रमोशन मिल रहा है और वो प्रमोशन के मामले में अपने आईपीएस साथियों से थोड़ा आगे ही चल रहे हैं। लेकिन आईपीएस और खासकर स्टेट सर्विस से आईपीएस बनने वाले जो अधिकारी हैं उन्हें काफी इंतजार करना पड़ रहा है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि उनका मौका बहुत देर से आता है और जब तक वो आईपीएस बनते हैं या किसी जिले का कप्तान बनते हैं तब तक बहुत कुछ गुजर चुका होता है। तो वो अधिकारी आईपीएस जो स्टेट सर्विस के अधिकारी हैं वो इस बात की कार्डर रिव्यू की बातचीत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लगभग 35 पद उनके बढ़ जाएं ताकि बहुत सारे एडिशनल एसपी जो है वो कतार में खड़े हुए हैं, उनको आईपीएस का तमगा मिल जाए। मध्य प्रदेश में कुछ सालों पहले तक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष में आईपीएस हो जाते थे। और यही कारण है कि राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारी डीएसपी के रूप में सेवा में आए और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद से रिटायर हुए। कई ऐसे नाम है, देवेंद्र सिंह सेंगर हैं, बीबीएस ठाकुर हैं, ऐसे कई नाम हैं जो एडिशनल डीजी होके रिटायर हुए। विजय शुक्ल है, ये लोग बड़ा लंबा। लेकिन अब ये हो रहा है कि मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारियों को पदोन्नति के लिए 20-20, 25-25 साल संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी जो बैच चल रहा है प्रतीक जी, 1995 बैच के 8 अधिकारी अभी पदोन्नति के लिए बचे हैं और बहुत मतलब विचित्र स्थिति है। तो केडर रिव्यू की मांग लंबे समय से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी कर रहे थे और पुलिस मुख्यालय ने 35 पद जो है, मध्य प्रदेश में क्या है कि आईएएस अधिकारियों के लगभग 50 पद रिक्त पड़े हैं। तो पुलिस मुख्यालय ने अनुशंसा की थी कि इनमें से 35 पद राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को दे दी जाए ताकि एक बैकलॉग जो है वो खत्म हो जाए और एक समयबद्ध पदोन्नति राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिल जाए। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उस प्रस्ताव को रिव्यू किया गया और एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने कहा कि 35 नहीं 20 लोगों को पदोन्नति देना चाहिए। उसके बाद जब ये अभी ताजा दौर में ये मामला आगे बढ़ा तो वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनोज गोविल ने आपत्ति ली। प्रमुख सचिव होम मतलब अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह जो है राजेश राजौरा, वो तो पूरी तरह सहमत है कि पुलिस मुख्यालय का प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है और अधिकारियों को पदोन्नति के लिए इसी रास्ते को अख्तियार करना चाहिए, केडर रिव्यू को माध्यम बनाना चाहिए। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने कहा कि केवल 10 ही पदों पर हम केडर रिव्यू चाहते हैं कि 10 आईपीएस के पद राज्य पुलिस सेवा, सीधी भर्ती वाले आईपीएस अधिकारियों के पद राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों में तब्दील हो जाए ताकि उन्हें पदोन्नति मिल सके। इसी को लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति है। राज्य सरकार, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का कहना है कि जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से आगे बढ़ा है उसे यथास्थिति में, क्योंकि निर्णय तो केंद्र सरकार के स्तर से होना है, निर्णय राज्य सरकार को नहीं करना है। तो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का कहना है कि जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से आगे बढ़ा है उसे जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया जाए और केंद्रीय गृह मंत्रालय जो करेगा वो हमें मंजूर है, वो सबके लिए हमें बाध्य रहेगा। वो तो इसी को लेके अभी खींचतान चल रही है और मुझे लगता है कि इस महीने में
मतलब दिसंबर महीने में कैडर रिव्यू का ये प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से आगे बढ़ जाएगा। अब उसमें केवल इतना ही देखना है कि जो मूल प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय का है 35 पदों का, उसके मुताबिक राज्य सरकार प्रस्ताव आगे बढ़ाती है या फिर जो अलग अलग समय पे अफसरों की जो अलग अलग राय आई है। लेकिन गृह विभाग के अपर प्रमुख सचिव पूरी ईमानदारी से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का कैडर रिव्यू हो जाए और इन्हें जो डायरेक्ट आईएएस के मध्य प्रदेश, डायरेक्ट आईपीएस के मध्य प्रदेश में जो पद रिक्त पड़े हैं उनमें से 35 पदों पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति दे दी जाए। और हम बात करते हैं एक सीएसपी की रंगदारी की। शहर के, इंदौर शहर के बहुत ही मलाईदार इलाके के सीएसपी इन दोनों होटल वालों की गले की हड्डी बने हुए हैं। आए दिन वो होटलों में अपने कथित रिश्तेदारों को ठहरा देते हैं और रिश्तेदार फिर सुरा सेवन करते हुए उसका बिल भी होटल वालों से ही भरवाते हैं। जब सीएसपी साहब से कहा जाए तो वो ये कहते हैं कि ये या तो गृह मंत्री के रिश्तेदार हैं या किसी बड़े अधिकारी का नाम दे देते हैं। असलियत क्या है ये बताएंगे? देखिए प्रतीक जी, ये बूझो तो जाने जैसी स्थिति है। अपने हर शो में आप और हम जब बात करते हैं तो हम एक सवाल हमारे दर्शकों के लिए भी छोड़ते हैं। काफी हिंट मैंने दी है कि पूर्वी क्षेत्र के एक सीएसपी, मलाईदार एरिया के सीएसपी, होटल वाले और शराब वाले उनसे परेशान हैं। उक्त मंत्री मध्य प्रदेश के, उक्त सीएसपी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और एक एडीजी के बड़े नज़दीकी होने का दावा करते हैं और उनके जो मेहमान होटलों में ठहरते हैं उन्हें भी वो ये कहकर ठहराते हैं कि गृह मंत्री जी के मेहमान आ रहे हैं या एडीजी के मेहमान आ रहे हैं, इनके लिए आपको कमरा देना पड़ेगा। और आप अंदाज लगाइए कि होटल मालिकों ने और शराब के ठेकेदारों ने उक्त अधिकारी के फोन करना उठाना बंद कर दिए हैं। इंदौर के जो आला पुलिस अधिकारी हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्र के एसपी भी हैं, इंदौर के डीआईजी, वो भी उक्त सीएसपी जो हैं वो कितने वजनदार होंगे कि उन पे नकेल नहीं कस पा रहे हैं। यह स्थिति है। और अब हम बात करें कि इंदौर के जो वर्तमान डीआईजी हैं हरिनारायण चारी मिश्र, वो बहुत ही जल्दी पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी बनने वाले हैं। तो सवाल ये है कि इतने काबिल अधिकारी के लिए जो हमेशा से ही फील्ड में रहे हैं और बहुत कई सारे ज़िले में जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर ज़िले जैसे की कमान उन्होंने संभाली है, तो उनके लिए अब एक बहुत ही सम्मानजनक कोई रेंज ढूंढी जा रही है जिसमें उनको एज ए आईजी पदस्थापित किया जाए। हरिनारायण चारी मिश्रा जनवरी के पहले सप्ताह में आईजी पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। और पुलिस अफसरों के बीच में बड़ी चर्चा है कि आखिर हरिनारायण चारी मिश्रा जो लगातार मतलब इतना फील्ड पोस्टिंग का रिकॉर्ड बहुत कम अफसरों का अपने करियर में रहता है। और मुझे लगता है कि हरिनारायण चारी मिश्रा अपने पूरे करियर में कई 4-6 महीने कहीं या साल भर की अवधि मान लें कि कुल मिलाकर साल भर की अवधि मान लें, हाँ, तो वो भी बहुत कम समय रहे। उसके बाद वो छिंदवाड़ा के उसके बाद वो खरगोन के डीआईजी बन गए, तो इसलिए बड़े कम समय वो लूप लाइन में रहे। तो अब आईजी पद पर पदोन्नत हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की ज्यादातर रेंज में इन दिनों प्रमोटी आईपीएस अधिकारी आईजी के रूप में पदस्थ हैं। और हरिनारायण चारी मिश्रा चूंकि मुख्यमंत्री के ब्लू आइड हैं, पुलिस विभाग के अफसर उन्हें बड़ा पसंद करते हैं और एक अच्छे अफसर की उनकी छवि है। तो बड़ी चर्चा है कि आखिर उन्हें किस रेंज में मौका दिया जाता है। सामान्यतः आईजी के पद पर पदोन्नत होने वाले अधिकारियों को चूंकि जूनियर अधिक माना जाता है, इसलिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी रेंज जैसे शहडोल, होशंगाबाद, चंबल, रीवा इस तरह की रेंज में पदस्थ किया जाता है। तो देखना है कि हरिनारायण चारी मिश्रा को सरकार कहां मौका देती है। साथ साथ सबका इंतजार इस बात को लेकर भी है कि चूंकि हरिनारायण चारी मिश्रा आईजी पद पर पदोन्नत हो रहे हैं, इंदौर के डीआईजी का पद भी निकट भविष्य में खाली हो जाएगा। तो इंदौर के डीआईजी पद के लिए सरकार किसको मौका देती है? इंदौर में सीएसपी, एडिशनल एसपी रहे राजेश हिंगनकर दावेदार हैं। उज्जैन में एसपी रहे सचिन अतुलकर का नाम चर्चा में है और कृष्णा वेणी का नाम ताजा इस सूची में जुड़ा है जो जल्दी ही पदोन्नत होने वाली है। तो मतलब एक लंबी सूची बनती जा रही है कि इंदौर में किसे मौका मिलता है डीआईजी के रूप में, क्योंकि इंदौर के हर पुलिस अफसर का अपने करियर में एक टारगेट रहता है, कि अहम रहता है, एक स्वप्न रहता है कि उसे इंदौर के डीआईजी के रूप में काम करने का मौका मिले। तो कई अधिकारी इंदौर के डीआईजी, सुशांत सक्सेना जो रतलाम रेंज के डीआईजी, वो भी इंदौर के डीआईजी पद के दावेदार माने जा रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके लिए अलग अलग स्तर पर मशक्कत हो रही है, पर देखना है कि मौका किसे मिलता है। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी। आप देख रहे थे कहीं अनकहीं और हम आपको बता रहे थे वो चुटीली खबरें जो चर्चाओं में है इन दिनों। अगले सप्ताह इसी वक्त हम फिर से हाजिर होंगे आपके पास मध्य प्रदेश की अनेक चुटीली खबरों को लेकर। तब तक देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।